अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है कफ। नॉइसी एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स एट वंस एज नाउन एज कफ। हमारे लंग्स से एक नॉइसी एक्सपल्शन एक टाइम में होती है तो हम उसे कफ कहते हैं। ठीक है, कफ जो है एक कॉमन रिफ्लक्स एक्शन है जिसका मकसद ये होता है कि आपके थ्रोट को म्यूकस से या किसी भी फॉरेन इरिटेंट से क्लियर करना होता है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे पास जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये हमारी गले के अंदर या रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर चले जाते हैं, जो इसको हम कफ के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं, या म्यूकस को क्लियर करने के लिए हम कफ रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसकी काजेज़ को जो है डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक में। ठीक है, तो रिस्पिरेटरी ट्रैक जो है इसमें एक्यूट कफ जो होती है वो है लेस देन 3 वीक्स। इसकी काजेज़ क्या हो सकती है एक्यूट कफ की? वो है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक की वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड या ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ये अपर की बात हो रही है, तो कॉमन कोल्ड वायरल इन्फेक्शन है और एक्यूट ब्रोंकाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो इन दोनों इन्फेक्शंस में हमारे पास एक्यूट कफ होगी जो कि लेस देन 3 वीक्स होगी। ठीक है, इसके अलावा दूसरी काजेज़ के अंदर जो कि लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक की हैं वो एस्थमा हो सकती है, नमूनिया हो सकती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकती है, या हमारे पास हार्ट फेलियर हो सकता है। ये रिस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट नहीं है, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्यूट कफ होगी हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट है सब एक्यूट। तो सब एक्यूट के अंदर क्या है, पोस्ट इन्फेक्शन कफ होगी। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन होगा और जब वो हील हो जाएगा, जब वो ठीक हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास कफ स्टार्ट होगी, तो हम इसको कहेंगे पोस्ट इन्फेक्शियस कफ। ठीक है, देन है बैक्टीरियल देन हमारे पास है बैक्टीरियल साइनोसाइटिस। ठीक है, या अस्थमा। ठीक है, ये 3 सिम्टम्स होंगी या 3 काजेज होंगी जो कि सब एक्यूट कफ काज करेंगी। ये 3 to 8 वीक्स के अंदर होगा। ठीक है, 3 to 8 वीक्स। जो एक्यूट है वो लेस देन 3 वीक्स, सब एक्यूट जो है वो 3 to 8 वीक्स, और जब हम क्रोनिक की बात करते हैं तो ये 8 वीक से या 8 वीक से ज़्यादा कफ होती है। ठीक है, तो इसमें की काजेज़ क्या हो सकती हैं? अगर क्रोनिक कफ है तो उसमें होगा हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो कि स्मोकर्स जो होते हैं, या स्मोकर्स कफ जिसको हम कहते हैं। देन हमारे पास होगा पोस्ट नेजल ड्रिप, देन होगा गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज जिसको हम गर्ड कहते हैं, क्रोनिक ब्रोंकियल अस्थमा या ट्यूबरकुलोसिस होगा, या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होगी। इसके अलावा हमारे पास ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो सकता है, या एसी इनहिबिटर जो एक पेशेंट बार बार यूज़ कर रहा होता है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास क्रोनिक कफ हो सकती है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ कफ की। तो कफ जो है बेसिकली इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक है ड्राई कफ एंड सेकेंड इज प्रोडक्टिव कफ, या हम कहते हैं ड्राई कफ जिसमें स्पूटम की प्रोडक्शन नहीं होती, और प्रोडक्टिव कफ होती है जिसमें स्पूटम की प्रोडक्शन होती है। स्पूटम क्या होता है ये एक फर्दर टॉपिक है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ड्राई कफ की बात करें तो इसमें हमारे पास ये सिंपल जो हम रूटीन कफ लेते हैं उसको हम ड्राई कफ कहते हैं। इसके अंदर स्पूटम की प्रोडक्शन नहीं होती। ठीक है, इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? इसको ट्रीट करने के लिए सबसे पहले हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है कि सिम्टम्स या काज क्या है उसको हम ट्रीट कर लेंगे। जैसा कि हमारे पास एलिमिनेट इरिटेंट एक्सपोजर। ठीक है, अगर वो किसी ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे इरिटेंट्स हैं, या हम कह सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम उनको ख़त्म कर देंगे या उस जगह से उसको हटा देंगे। ठीक है, जैसा कि हमारे पास तंबाकू स्मोकर्स होते हैं, ऑक्यूपेशनल एजेंट्स होते हैं, या डिसकंटिन्यू एसी इनहिबिटर, अगर वो एसी इनहिबिटर्स को यूज़ कर रहा है तो हम उनको हटा देंगे। ठीक है, या हम बीटा ब्लॉकर्स अगर वो यूज़ कर रहा है तो उसको भी स्टॉप करवा देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ड्राई कफ जो है वो भी रुक जाएगी। लेकिन इसके अलावा डिफरेंट सिरप्स आते हैं जो कि मार्केट में यूज़ होते हैं कफ को रोकने के लिए। सिरप है एसिटाफाइड DM हमारे पास जो यूज़ होता है कफ को रोकने के लिए। इसके अलावा सिरप है फेनकोरिन, देन हमारे पास है डेविनोल और टिक्सीलेक्स। ठीक है, ये कुछ सिरप हैं। इसके अलावा हमारे पास सेनकोज सिरप भी होता है और हाइड्रोलिनिन DM भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास सिरप्स आते हैं मार्केट के अंदर जो कि स्टॉप कर देते हैं हमारे पास ड्राई कफ को। ये बाकी सिरप भी इधर लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ क्या होती है? ये ऐसी कफ होती है जिसके अंदर म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, जिसको हम प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। क्या रीज़न हो सकती है? एक तो अंडरलाइन काज कोई भी हो सकती है जिसकी वजह से म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, द म्यूकस मे रेंज इन कलर। ठीक है, म्यूकस का डिफरेंट कलर भी हो सकते हैं। ये थिन हो सकता है या हमारे पास थिक हो सकता है,
क्लियर हो सकता है, कलरलेस हो सकता है, येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है या सॉलिड वाइट हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट कलर्स होंगे स्पूटम के। इसको ये जो कलर्स हैं ये हमें कोई भी डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, देन प्रोडक्टिव कफ इज ऑफन ट्रिगर्ड बाय थ्री आइज। थ्री आइज क्या चीज़ें हैं? बोल रहा है कि जो प्रोडक्टिव कफ है वो हमारे पास स्टिमुलेट करती है या ट्रिगर करती है। थ्री आइज जो है वो उसको प्रोडक्टिव कफ को ट्रिगर करते हैं। कौन कौन से थ्री आइज हैं? ये थ्री आइज में इंक्लूड आता है इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से प्रोडक्टिव कफ होगी जो उसको ट्रिगर करेगा। देन इरिटेंट्स एंड देन इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो कुछ बुक्स जो है वो इरिटेंट्स की जगह इम्यून रिस्पॉन्स भी लिखती हैं। ठीक है, तो आई जो है इम्यून इन्फेक्शन, इम्यून रिस्पॉन्स और इन्फ्लामेशन, ये तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे पास प्रोडक्टिव कफ जो है ये ट्रिगर होती है। देन नॉर्मली एयरवेज नेचुरली प्रोड्यूस सम म्यूकस एज प्रोडक्टिव मैकेनिज्म। ठीक है, जो हमारे पास एयरवेज होते हैं नॉर्मली वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक नॉर्मल फिनोमिना है। ठीक है, बट दीज थ्री आइज कैन इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। तो हमारे पास ये जो आइज मैंने बताए तीन, इन्फेक्शन, इम्यून रिस्पॉन्स और इन्फ्लामेशन, ये तीनों जो है ये ट्रिगर कर देते हैं या इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अगर ये इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? म्यूकस कैन एक्टिवेट द कफ रिसेप्टर्स। ठीक है, अगर म्यूकस ज़्यादा हो रहा है तो वो कफ रिसेप्टर्स को और ज़्यादा स्टिमुलेट कर देगा और उसकी स्टिमुलेशन से क्या होगा? और ज़्यादा कफ आएगी। ठीक है, इन एयरवेज द पेशेंट स्टार्ट कफिंग इट अप। क्लियर? अगर हम प्रोडक्टिव कफ के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास दो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं ट्रीट करने के लिए। ठीक है, इसमें है डेक्स्ट्रोमेथोफेरान जो कि हेल्प करता है कफ के रिफ्लेक्स को डाउन करने के लिए। ठीक है, एंड द सेकंड वन ग्वाइफेनिसिन। ठीक है, तो ग्वाइफेनिसिन क्या करता है? ये हेल्प करता है थिन और लूज करने के लिए, क्योंकि जो म्यूकस है अगर वो थिक होगा तो हमें कफ रिफ्लेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा, हार्श आएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारे पास ये है सेकेंड इंग्रेडिएंट है, ये थिन करता है और लूज करता है म्यूकस को। ठीक है, इन सिरप्स जो है इनके अंदर इंक्लूड आते हैं पेरिटोन एक्सपेक्टोरेंट एंड सिरप। सेकेंड सिरप जो है हाइड्रालिन, इसके अलावा बेनाड्रिल, रेल्टस और हिस्टामोल डी। ठीक है, ये कुछ सिरप आते हैं मार्केट के अंदर जो कि हमारे पास ट्रीट करते हैं हमारे पास स्पूटम कफ को, या हम कह सकते हैं प्रोडक्टिव कफ को। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, आप इनको देख लें, दिए इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल के हवाले से। कहता है कि एक्यूट कफ इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द कॉमन कोल्ड। ठीक है, एक्यूट कफ जो है कॉमन कोल्ड के लिए एसोसिएटेड है, बट इट आल्सो नोन एज एसोसिएटेड विद लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। ठीक है, जो हमारे पास एक्यूट कफ है वो कहता है कि ये कॉमन कोल्ड में भी होती है और इसके अलावा कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी होती हैं, उनमें भी हो सकती है, क्योंकि एक नॉर्मल रूटीन की डिजीज है कॉमन कोल्ड और हमारे पास जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है जैसा कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म उसने बताया, कंजस्टिव हार्ट फेलियर बताया और नमूनिया बताया, ये जो है ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसके अंदर भी एक्यूट कफ हो सकती है। ठीक है, तो आपने अच्छी तरह डायग्नोज करना है और डिफरेंशियल डायग्नोज करना है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज टू ट्रीट एक्यूट कफ इज टू डिटरमाइन इफ द कॉज ऑफ द कफ इज वन ऑफ दीज सीरियस कंडीशंस। ठीक है, और एन एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन। वो कह रहा है कि जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है ट्रीट करने का वो ये है कि, या फर्स्ट रूल ये है कि आपने पहले डिफरेंशिएट कर लेना है कि क्या प्रॉब्लम है। अगर एक्यूट अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है जैसा कि कॉमन कोल्ड, या लोअर ट्रैक इन्फेक्शन हैं जिसके अंदर हमारे पास अस्थमा, ब्रोंकोजिलाइटिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या किसी भी किस्म का अपर एयरवे कफ सिंड्रोम है, तो आप उसने सब सारी चीज़ों को रूल आउट करके फिर उसका ट्रीट करना है। ठीक है, जो हमारे पास मैनेजमेंट के अंदर या हम प्रैक्टिस टिप्स दी हुई हैं यहाँ पे, कुछ हम इनको देख लेते हैं लास्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हिस्ट्री तो आपने प्रॉपर लेनी है। ठीक है, इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कफ जो है वो किसकी रीज़न की वजह से है। इसके अंदर आपने पूछ लेना है क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और आपने हार्ट फेलियर डिजीज़ या किसी भी सीरियस इलनेस जो है उनको अपने रूल आउट कर लेना है। ठीक है, तो आपने हिस्ट्री प्रॉपर लेनी है, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डिजीज़ है और कफ किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, देन हमारे पास एग्जामिनेशंस करते वक्त वाइटल्स अच्छी तरह लेने हैं। ठीक है, नोज और थ्रोट की एग्जामिनेशन अच्छी तरह करनी है, अस्कल्टेशन करनी है चेस्ट की, रोंकी या क्रेपिटेशन साउंड्स तो नहीं आ रही। ठीक है, इसके अलावा अस्कल्टेशन ऑफ हार्ट करनी है मर्मर्स के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आप इसमें से रूल आउट कर पाएंगे कि कफ किस वजह से हो रही है। ठीक है, देन वर्कअप पे है मोस्टली टेस्ट आर नॉट नीडेड फॉर कॉमन कोल्ड। ठीक है, कॉमन कोल्ड में कोई टेस्ट जरूरी नहीं होता। देन चेस्ट एक्सरे इफ कफ प्रसिस्ट मोर देन 2 वीक्स, अगर 2 वीक से ज़्यादा रहती है तो आपने एक्सरे रिकमेंड करना है।
स्पूटम कल्चर करवा लेना है अगर कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन केस है तो, ठीक है। देन आपने ब्लड CBC करवाना है, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके अंदर आपको मोस्टली इन कफ या आप कह सकते हैं इन्फेक्शन के अंदर ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, या ल्यूकोसाइट्स की जो तादाद है वो ज़्यादा मिलेगी, या ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो हाई मिलेगा, ठीक है। देन मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आपने अंडरलाइन काज को ट्रीट करने की ट्राई करनी है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है जिसमें एंटीटोवेसिव बोलते हैं, एंटी कफ, ठीक है, कफ को रोकने के लिए जो यूज़ होते हैं। देन स्टीम इनहेलेशन, भाप देनी है उस पेशेंट को जो है कफ को रोकने के लिए। और चेस्ट फिजियोथेरापी, ये फिजियोथेरापिस्ट का काम होता है, वो चेस्ट फिजियोथेरापी दे देता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी कफ के हवाले से। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्पूटम पे। इसका हम क्विक सा रिकैप करते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा। इसमें हमने कफ को देखा, उसकी काजेज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक में, ठीक है। देन हमने टाइप ऑफ कफ देखा जिसमें 2 टाइप्स हैं, प्रोडक्टिव कफ और ड्राई कफ। प्रोडक्टिव कफ क्या होती है और उसको ट्रीट कैसे किया जाता है। देन हमने देखा कि जो हमारे पास लास्ट में ड्राई कफ देखा, प्रोडक्टिव कफ देखा, उसका काजेज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। और देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको देखे हमने। और देन हमने लास्ट में प्रैक्टिस टिप्स देखी जो कि आपको मेडिकल फील्ड में या क्लिनिक में आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था कफ का। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुट कर दें। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आंसर करने की ट्राई करूँगा, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर्स, बी हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।